हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 1C3 यानी कि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है, आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तारीख को, सिलेबस को अच्छे से समझ के अपनी तारीख को अच्छे से कर पाएँ। और इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन पेपर के, जिससे कि उसे समझ कर भी आप अपनी तारीख को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे एंड में आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और आपका ये क्रैश कोर्स कब करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी आपका पूरे कोर्स का जल्दी और अच्छे से रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो सारे लेक्चर देख लीजिएगा। कोई भी लेक्चर और कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, क्योंकि सारे लेक्चर और सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देख लेना, लेकिन कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, नहीं तो आपको आने वाले लेक्चर्स समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले ये क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। ये आपकी बुक दे रखी है यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर वो सारे टॉपिक है जिसकी, जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ाने वाले हम लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो भी आपकी बुक में सारी थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इन टॉपिक को समझने के लिए किसी एक्स्ट्रा टॉपिक को हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो लेक्चर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक है, आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्लास कैसे हो रही है। ठीक है, आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक इंपॉर्टेंट नोटिस और देख लीजिएगा, ये लिखा है यहाँ पे, ये इन स्टार्स का क्या मतलब है, ये सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, इन स्टार्स का क्या मतलब है, इन्हें समझने के लिए पहले बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर सारे देख लीजिएगा। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 4 थे, हमने आपको सभी में बता रखा है कि इन स्टार्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है सेंटेंस, इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, देन हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, लॉजिकल कनेक्टिव। इसके अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था डिसजंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। सेकंड हमारा टॉपिक कंजंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास क्या, नेगेशन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल कनेक्टिव, ये हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5 के अंदर। इसलिए बच्चों पहले के सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, दो तरीके के होंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दूसरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसके साथ ही आज हम जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले, ध्यान रखिएगा, जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, और हमारे साइड से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको साथ ही साथ करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें से जो हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव, थर्ड स्टार टॉपिक होगा। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक डिसजंक्शन, सेकंड कंजंक्शन और नेगेशन, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कर लिया था। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक देख लीजिएगा,
आज हम लोग करने वाले कंडीशनल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स की डेफिनेशन फर्स्ट स्टार है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना। एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज द लॉजिकल कनेक्टिव और उसके टाइप बताओ, यानी लॉजिकल कनेक्टिव्स की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, उसका टाइप नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है। ठीक है, मेन आपका यहाँ पे आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स के टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स चार होते हैं। पहला होगा डिसजंक्शन, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा नेगेशन, और ये तीनों के तीनों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। देन आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, कंडीशनल कनेक्टिव्स का जो सिंबल है वो ये है, या तो ये डबल लाइन का एरो या फिर ये सिंगल लाइन का एरो, ध्यान रखना। आपकी बुक में ये वाला सिंबल दे रखा है और आपके क्वेश्चन पेपर में इस सिंबल से क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो परेशान मत होना, या डबल लाइन का एरो लगा या सिंगल लाइन का एरो लगा, दोनों का मतलब एक ही है। और इस हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओनली इफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओनली इफ। तो नेक्स्ट टाइम हम एरो एरो ना बोल के ओनली इफ बोलेंगे, तो ये बात समझ के रखना। ठीक है, ओनली इफ का मतलब क्या है, एरो। ठीक है, तो कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होती है, इसके उसका मतलब समझ लो। कंडीशनल कनेक्टिव्स ओनली इफ, या फिर ये एरो डबल लाइन या सिंगल लाइन, दोनों का मतलब सेम है, हमने बता दिया था आपको। क्या है, गिवन एनी टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, अगर दो स्टेटमेंट दे रखी है, पी और क्यू कोई सी भी दो स्टेटमेंट दे रखी है, देन वी डिनोट स्टेटमेंट पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। अगर पी ट्रू है, क्या बोल रखा है, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओनली इफ, इसको क्या बोलते हैं, ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, अगर पी ट्रू है, अगर पी ट्रू है, इफ बोल रखा है, अगर यानी इस एरो के, ध्यान रखना, अगर इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्टेटमेंट दे रखा होगा अगर वो ट्रू होगा, तो राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा, ध्यान रखना। अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाले भी क्या होगा, ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉल्स है तो राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। बोलो, इतनी सी बात क्लियर है अभी आपको। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अभी। अभी पहले यहाँ पे ओनली इसका कंडीशन समझ लो, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है। हेयर वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी है पी एंड क्यू। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस गेट 75% मोर देन मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो रियल एनालिसिस का स्टूडेंट है, अगर उसके 75% या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं एग्जामिनेशन में, ये बात रही पहली स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में क्या देखा है, एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस विल गेट ग्रेड ए ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट के 75% या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उसकी ग्रेड क्या होगी, तो उसकी ग्रेड क्या होगी, इक्वल टू ए होगी। यानी कंडीशन दे रखी है ना कि ग्रेड ए के लिए किसी भी स्टूडेंट के 75 या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो इसका कंडीशनल कनेक्टिव क्या होगा, होती है कंजंक्शन ही लिखा है, ये कंडीशन कनेक्टिव लिखा है। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको मिक्स करो। देखो वही लिखा है, इफ देखो लिखा है ना, इफ करके, इफ एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस गेट 75% मोर देन एग्जामिनेशन, देखो वो लिखा है, अगर किसी स्टूडेंट के 75% या उससे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, देन स्टूडेंट विल गेट एन ग्रेड ए फॉर द कोर्स। अगर किसी स्टूडेंट के 75% से ज्यादा मार्क्स आते हैं रियल एनालिसिस में, तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। यानी ग्रेड ए का आना, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि ग्रेड ए का आना, यानी स्टेटमेंट क्यू डिपेंड करेगा 75% या उससे ज्यादा मार्क्स यानी स्टेटमेंट पी पर। यानी स्टेटमेंट क्यू ट्रू तभी होगा जब स्टेटमेंट पी ट्रू होगा। यानी अगर किसी के 75% या उससे ज्यादा मार्क्स है तभी उसका ग्रेड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वही हमने बोला था, पी ओनली क्यू का क्या मतलब है, क्यू ट्रू तभी होगा जब पी भी ट्रू होगा। अगर पी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स है, पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है। अभी क्लियर है इतना। अब इसको हम लोग ना ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको पढ़ने का तरीका है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक बात और बतानी है। एक मिनट रुकना बच्चों। अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया था, क्या बताया अभी हमने जस्ट हमने अभी,
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, ये तो आपका एरो है, ये क्या हमारा एरो, ये क्या हमारे पास एरो दे रखा ना, ये वाला एरो। अगर ये वाली साइड, ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड एरो के, सॉरी, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट बच्चों, बस एक सेकेंड। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड एरो के, है ना, और ये होती है राइट हैंड साइड। इफ, क्या सुना, इफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, देन राइट हैंड साइड भी क्या होगी, ट्रू होगी। इफ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड कैसे हमारे पास फॉल्स है, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसे पढ़ने का तरीका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पढ़ने का तरीका क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है वी ऑल्सो रीड एज, पहला वाला पी इज ट्रू इंप्लाइज क्यू इज ट्रू। समझ में आ रहा है कि पी का ट्रू होना इंप्लाइज मतलब शो करता है, पी का ट्रू होना शो करता है कि क्यू भी ट्रू होगा। पहला वाला होगा, सेकंड क्या देखा है, पी बीइंग ट्रू इज सफिशिएंट फॉर क्यू बी ट्रू, मतलब क्यू के ट्रू होने के लिए काफी है, सफिशिएंट मतलब काफी है, क्यू के ट्रू होने के लिए काफी है कि पी भी आपका ट्रू हो। थर्ड क्या दे रखा है, पी इज ट्रू ओनली इफ क्यू इज ट्रू, पी ट्रू होगा केवल और केवल यदि क्यू आपका ट्रू होगा। सेकेंड, क्यू इज ट्रू इफ पी इज ट्रू, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। अभी लेक्चर पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्यू बीइंग भी ट्रू, क्यू बीइंग भी ट्रू यानी क्यू के ट्रू होने के लिए नेसेसरी है फॉर पी इज ट्रू। अही तो बताया था कि क्यू कब ट्रू होगा, क्यू ट्रू तभी होगा जब पी आपका ट्रू, यानी क्यू के ट्रू होने के लिए नेसेसरी है, जरूरी है पी का ट्रू होना, वही लिखा है, क्यू के ट्रू होने के लिए पी का ट्रू होना जरूरी है। अभी इतना क्लियर है बच्चों। और जो पी होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट होती है, एरो के ध्यान रखना, लेफ्ट में यहाँ पे तो केवल पी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है। इसके अलावा पी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, अभी हम एग्जाम्पल में समझाएंगे, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, और राइट हैंड साइड वाली जो भी स्टेटमेंट होती है यहाँ पे उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, और आ स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म, जो भी स्टेटमेंट अगर इसके फॉर्म में होगी, यानी जिस भी स्टेटमेंट में अगर ये एरो लगा होगा, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडीशनल का स्टेटमेंट। कंडीशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यू का ट्रू होने की कंडीशन डिपेंड करेगी पी के ट्रू होने पर, इसलिए इसे कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। इम्प्लीफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एरो लगा होता है कि पी का ट्रू होना इंप्लाइज करता है, शो करता है कि क्यू भी ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत आराम से, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हमने आपको ये चीज समझा दी है, इतना हमने बताया था। हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके राइट हैंड साइड वाली भी क्या होगी, ट्रू होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड वाली भी ट्रू है और राइट हैंड वाली भी ट्रू है, तो हम इस पूरे ओवरऑल को क्या बोलेंगे, ये पूरी ओवरऑल कैसी है, ट्रू है। यानी इस पूरी स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए लेफ्ट हैंड भी ट्रू होना चाहिए, राइट हैंड भी ट्रू होना चाहिए। सेकेंड वाला देखना, अगर आपका पी और ये आपका क्यू दे रखा है, मतलब अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड वाली क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है। ठीक है, ठीक है, और राइट हैंड वाली भी कैसी दे रखी है हमारे पास, फॉल्स दे रखी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड भी फॉल्स है, राइट हैंड भी फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल भी क्या हमारे पास फॉल्स है। तीसरी कंडीशन देख लो, ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी ज्यादा। अगर देखा पी इंप्लाइज क्यू, बहुत आराम से देखिएगा जरा, आराम से। अगर आपका पी ट्रू है, अगर आपका पी ट्रू है लेकिन आपका क्यू कैसा है, क्यू फॉल्स है, ध्यान सुनिएगा। अगर पी ट्रू है, ठीक है, और आपका क्यू फॉल्स है, तो ओवरऑल ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स कहलाएगी। पूरी स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए दोनों साइड ट्रू होना जरूरी है, इतना ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं, नोट करके, ये एग्जांपल भी जरूरी है, समझ लेना। मान लीजिए दो स्टेटमेंट दे रखी है, लेट वी हैव टू स्टेटमेंट,
पी एंड क्यू, और कैसी स्टेटमेंट सच दैट पहला दे रखा है पी इम्प्लाइज क्यू, तो दूसरा हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्यू भी जो है पी को इम्प्लाइज करे। मतलब क्या, इसका समझना जरा बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने पी स्टेटमेंट क्या ले ली, एम बिलोंग्स टू जेड, और क्यू हमने क्या ले लिया कि एम बिलोंग्स टू क्यू। अब बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए इसका क्या मतलब। इसका मतलब है क्या कि एम क्या है, एम एक इंटीजर है, और इसका क्या मतलब है, एम एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे चेक करना, मुझे बताना जरा आराम से, बहुत आराम से मुझे चेक करके बताना कि अगर देखो जरा, इफ टू बिलोंग्स टू जेड, टू तो जेड के अंदर हो क्योंकि वो इंटीजर है। आप मुझे खुद चेक करके बताओ क्या टू रैशनल नंबर के अंदर होगा? होगा, यानी ये भी ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। पहली बात ठीक है। अगर मान लो -3 बिलोंग्स टू जेड, तो क्या आपका -3 भी क्यू के अंदर होगा? यस होगा। आपको समझ में आ रहा है? आप देखो, अगर इसका मतलब क्या, आप कोई सा भी इंटीजर मान लो, आप कोई सा भी इंटीजर मान लो जो जेड के अंदर है, मतलब कोई सा भी नंबर मान लो जो जेड के अंदर है, वो नंबर आपका रैशनल नंबर के अंदर भी होने वाला है, यानी ये ट्रू है। यानी ये बात क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी इस पी और इस क्यू के लिए। लेकिन इन केस इसका उल्टा मान के देखो, उल्टा कैसे मानते हैं, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, एम बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, इंप्लाइज दैट। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है, एम बिलोंग्स टू जेड। चलो, यानी एक हमें रैशनल नंबर मानना है, मतलब 2/3 एक रैशनल नंबर है। अब मुझे बताओ क्या 2/3 रैशनल नंबर है, तो क्या 2/3 इंटीजर भी होगा? नहीं होगा। मान लो 3 एक रैशनल नंबर है, 3 बिलोंग्स टू क्यू, क्या 3 आपका इंटीजर होगा? यस होगा। एक मिनट बच्चों, ये बिलोंग्स टू है, आपको समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो। यानी ऐसे कुछ रैशनल नंबर होंगे जो कि इंटीजर नहीं होंगे, कुछ रैशनल नंबर ऐसे होंगे जो इंटीजर होंगे, यानी कि ये कंडीशन इज नॉट इक्वल टू है। यानी कि ये दो एक ऐसी स्टेटमेंट है, यानी पी और क्यू, ये दो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें पी इंप्लाइज क्यू तो ट्रू है, यानी पी का ट्रू होना क्यू होने के ट्रू को शो करता है। लेकिन ये सेकंड वाला हमारा शो नहीं करता कि अगर क्यू ट्रू होगा तो जरूरी नहीं है कि पी भी ट्रू हो। देखो जैसे देखो, 2/3 बिलोंग्स टू क्यू, तो जरूरी नहीं है कि 2/3 भी जेड के अंदर आए। अभी क्लियर है इतना? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्स ऑफ इम्प्लीफिकेशन। कन्वर्स यही तो था, कन्वर्स का मतलब यही होता है उल्ट रिवर्स करना। कन्वर्स ऑफ इम्प्लीफिकेशन, ये देखो P ओनली Q इज द Q ओनली P, इसे ही तो बोलते हैं हम लोग कन्वर्ट करना। इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये देखा है P Q, तो इसका कन्वर्ट क्या हुआ, Q इंप्लाइज P। और ये हमने आपको बता दिया है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी हो, ट्रू हो। अभी तो एग्जांपल दे दिया हमने आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब लॉजिकल इक्व ये देखो, लॉजिकल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा है, पहले समझा देते हैं, ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन खाता है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगी। अभी अभी हमने आपको बताया ना, पी पी इंप्लाइज क्यू, अगर ये पूरी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है, ठीक है, और क्यू इंप्लाइज पी, अगर ये भी पूरी स्टेटमेंट कैसी ट्रू है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, मतलब पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी अगर दोनों ही ट्रू आती, तब हम लोग इसे बोलते हैं कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, उसे शो करते हैं डबल एरो से, ऐसे करके दोनों तरफ एरो का साइन, तो हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट सच दैट, कैसा सच दैट, P implies Q and Q implies P is true, मतलब अगर ये और ये, यानी P implies Q और Q implies Q P अगर दोनों ही ट्रू है,
तो हम क्या बोलेंगे, पी और क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो क्या आपस में इक्वल होंगे, शो किससे करेंगे, पी इक्वल क्यू इज ट्रू। इसका इसका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और इसे पढ़ते कैसे हैं, पी इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है ये वाला डबल लाइन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को याद रखना, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। वी ऑल्सो इफ एंड ओनली को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई डबल एफ। या तो ये इफ एंड ओनली पढ़ लो या फिर आई डबल एफ पढ़ लो। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज और समझ लेना, ये भी बहुत काम आएगा आगे जाके। अगर कहीं पर एक स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर देखो कहीं लिखा है ए इफ एंड ओनली इफ बी, समझ लेना बच्चों बहुत आराम से। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज। ये क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट है और ये आपकी राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है। कहीं पर भी हम केवल इसी इसी टॉपिक की, इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे, मैथ्स की किसी दूसरे बुक की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट के बीच में ये वाला आपको लाइन, ये वाला आपको एरो दिख जाता है, डबल डबल एरो वाला दिख जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट और राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल वेलेंट होती है, एक दूसरे इक्वल होती है। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट शो करने पड़ते हैं। आप क्या करते हो, आप एज्यूम करते हो, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करके राइट हैंड साइड को शो करना पड़ता है। पहला आपको ये शो करना पड़ेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम करोगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करोगे। सेकंड, आपको राइट हैंड साइड एज्यूम करना होता है और आपको शो करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड शो करना होगा हर जगह। केवल इसी मैथ में नहीं, ये बहुत जगह काम आएगी और ये हम करके जाएंगे। कोर्स पूरा करना आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हम लेफ्ट हैंड को मानते हैं और राइट हैंड को प्रूव करते हैं। ठीक है, जहां पर भी ये एरो आएगा, इस एरो का मतलब है कि आपको दोनों करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे या फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसे कहते हैं। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीफिकेशन दिस पी ओनली इफ क्यू, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, नेगेशन कर देना क्यू और पी का। जैसे क्या दे रखा हमारे पास, पी और क्यू एक इम्प्लीफिकेशन दे रखा है, तो इसका इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की हम करवाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारे की। इससे पहले वाले अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इन दोनों लाइन का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो बच्चों, आज हमने ये जो हमारे सेकंड नंबर का टॉपिक था लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में जो 4 टॉपिक थे, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशनल कनेक्टिव, ये चारों के चारों हमने पढ़ लिए। ये चारों ट्रिपल स्टार टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हो, पहले पूछे भी गए हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करने वाले आपकी जो इग्नू की बुक है, उस बुक के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और हमारे साइड से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, जितना हम करवाते हैं आप केवल इतना ही करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपके मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या देखा आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले जितने भी आपके एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे के सारे आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, हमने सारे एग्जाम्पल करवा दिए। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं इन्होंने इसमें कहा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, दो आपको चेक करना है, एक सेकेंड बच्चों यहाँ पे कर देते हैं। चेक वेदर द टू स्टेटमेंट P implies Q और Q implies P आर ट्रू। आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। और P और Q की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, तो करें। ये हमारे पास क्या दे रखा है, P implies Q। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, Q implies P। और आपको चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है कि ये आपकी ट्रू है या फिर नहीं, यही तो पूछा हुआ है। और हमारे पास P और Q क्या दे रखा है, हमारे पास P दे रखा है x इक्वल टू पाई, यानी P की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ठीक है, दूसरा हमारे पास Q क्या दे रखा है, ई आई एक्स इक्वल टू में -1। अब बच्चों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, ये जो ई आई एक्स है ना, ई आई एक्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई आई एक्स, इसको समझने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। यहां पर जितना जरूरी है
वो तो हम आपको समझा ही देंगे, लेकिन आपको ई की पावर आई एक्स को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर समझना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, ई आई एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस में आई और आपका साइन एक्स। कैसे लिख सकते हैं, फिर हम दोबारा बोलेंगे। इसको समझने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जितनी जरूरत होगी वो हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर नहीं, ठीक है। पहला वाला करते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा था कि P इम्प्लाइज Q। आपको चेक करना है ये ट्रू है या फिर नहीं। और हमने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा का पूरा ट्रू कब होगा, पूरा का पूरा ट्रू कब होगा, ये पूरा जब ट्रू होगा जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने क्या माना, इफ लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को ट्रू मानेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पी स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हमें शो करना है कि राइट हैंड साइड वाला जो पी है वो भी क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। लेफ्ट हैंड वाले को ट्रू मानते हुए अगर राइट हैंड साइड वाले भी ट्रू प्रूव हो जाता है, तब ये ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू होगी। ठीक है, करें इसे। थोड़ा गंदा हो गया, प्लीज परेशान मत होना, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। लेट पी, और पी हमारे पास क्या दे रखा था, एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अरे सिंपल सा है, हमने एक स्टेटमेंट मानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, पाई है। हमने सिंपल से एक स्टेटमेंट मान ली कि एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास दे रखी है, पाई है, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो जरा, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। हमने क्या माना, एक्स क्या है, पाई है। आपको अब क्यू दे रखा है, क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू दिया हमारे पास आई एक्स इक्वल टू -1। ई की पावर में आई एक्स इक्वल टू में -1, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो, ई आई पाई इक्वल टू में -1 इज ऑल्सो ट्रू। अब बच्चों आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे ही लिख दिया। बच्चों हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने आपको फिर भी कहा है ई आई एक्स, ये आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ई आई एक्स जो होता है कॉस एक्स, ये भी अभी यूज होगा, ई साइन एक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखोगे। और आप सीखोगे ई पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते ना, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारी बात समझ लेना। और आपको वेरीफाई करना है, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा उसमें कि इसकी वैल्यू ई आई पाई की वैल्यू -1 क्यों होती है। यानी हमने शो कर दिया कि अगर पी आपका ट्रू है तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। देयरफॉर देयरफॉर पी इंप्लाइज क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पहला वाला ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड वाला हमारा क्या दे रखा है, क्यू क्यू इंप्लाइज पी। आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर नहीं, ठीक है। ये लाइन मत लिखना, ये समझाने के लिए लिखना था, ठीक है। आप क्या करेंगे, नाउ सेम, नाउ एज्यूम क्यू, क्यू हमारे पास क्या दे रखा था, आई एक्स, सॉरी ई की पावर था ना, ई की पावर में आई एक्स इक्वल टू में -1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने माना है कि ई की पावर आई एक्स इक्वल टू -1 क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आपको चेक करना है कि नाउ वी हैव टू चेक दिस। ठीक है, अब हम इसे क्या चेक करना है, नाउ वी हैव टू चेक दिस फॉर स्टेटमेंट पी। पी के लिए भी चेक करेंगे, स्टेटमेंट पी क्या दिया हमारे पास, एक्स इक्वल टू में पाई। अब हमें बच्चों नोट करके यहाँ पे देखना, सिंस ये आपको दे रखा है ना, ई की पावर आई एक्स इक्वल टू में -1, और ई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस में आई साइन एक्स इक्वल टू में -1। और ये स्टेटमेंट यानी ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई, 3 पाई, -पाई, ऐसे बहुत सारी वैल्यू के लिए याद रखना, बहुत सारी वैल्यू के लिए ई की पावर आई एक्स की जो वैल्यू होगी -1 होगी। मतलब
अगर आप ई की पावर पाई करोगे तब भी आपका -1 आएगा, अगर आप ई की पावर 3 पाई करोगे तब भी आपका आंसर -1 आएगा, अगर आप ई की पावर माइनस में पाई करोगे पाई पाई तब भी क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आपका दे रखा है ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ये थी ना हमारे पास कि Q इम्प्लाइज P। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने Q को ट्रू माना, अगर हमने मान लिया Q को ट्रू मानना मतलब अगर हमने माना कि ई की पावर आई एक्स की वैल्यू -1 है, तो जरूरी नहीं है कि जो x की जो वैल्यू होगी वो पाई ही होगी, x की वैल्यू और भी कुछ हो सकती है। इसका मतलब ये क्या, ये फॉल्स है। अरे पी दे रखा है ना, पी केवल x इक्वल टू पाई के लिए दे रखा है, जबकि हमने आपको बता दिया कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है, -पाई भी हो सकती है। इसका मतलब अगर p ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू केवल और केवल ओनली पाई हो, ओनली पाई हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है, केवल पाई नहीं हो सकता और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे E7। E7 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे आपके, कौन कौन से, E6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे के सारे हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, E7 करेंगे। E7 में क्या बोल रखा है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें जो पी क्यू आर दे रखा है, यहाँ पे देखा पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा हमारे पास, गिवन दे रखा है पी एरो क्यू, पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, आपको चेक करना है ये ट्रू है या फिर नहीं, जैसे अभी क्या था। और मतलब पी क्या दे रखा है, पी दे रखा है हमारे पास √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, पहली स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरी स्टेटमेंट की क्या, क्यू क्या दे रखी है, 17 इज नॉट इक्वल टू में A² अपॉन में B², इक्वेशन सेकेंड। अगर ध्यान से सुना मेरी बात, हमने हमने आपको पहले भी समझाया है, ये P इंप्लाइज Q, ये पूरा ट्रू कब होगा, जब अगर पूरा ट्रू कब होगा, अगर हमने P को ट्रू माना तो Q भी ट्रू आ जाए। करें, ठीक है। लेट P हमारे पास क्या दे रखा था, हाँ √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। और आप जानते हो कि √17 क्या है, एक √17 एक इरेशनल नंबर है जो कि रैशनल बिलोंग नहीं करेगा। है, लेट ना करके सीन्स करोगे, लेट ना करके करो सीन्स करोगे। ठीक है, सीन्स √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर 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 वी कैन नॉट राइट √17 इज नॉट इक्वल टू में A अपॉन B। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर √17 रैशनल नहीं है तो हम √17 को ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है, √17 इज नॉट इक्वल टू A अपॉन B का होल स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, है ना। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √17 ओनली इज नॉट इक्वल टू A² B²। और ये क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड स्टेटमेंट ही तो है। ठीक है, देयरफॉर 17, यहाँ स्टेटमेंट P करके लिख देते हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्रू स्टेटमेंट 17 इज नॉट इक्वल टू A अपॉन B² इज ट्रू। ठीक है, नाउ गिवन स्टेटमेंट P implies Q is a ट्रू स्टेटमेंट। पहला वाला प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड हमारे पास दे रखा है कि P implies R। आपको चेक करना है कि ये पूरा कैसा होगा, ट्रू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम क्या मानेंगे, हम P को ट्रू मानेंगे और P को ट्रू मानते हुए Q को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
अगर पी को ट्रू मानते हुए क्यू ट्रू हो जाता है, इसको मानते हुए, तब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। यही तो हम करते थे। चलो करते हैं इसे स्टार्ट। लेट वी एज्यूम पी, और पी क्या है तुम्हारे पास, √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। पी हमारे पास है, लेट पी स्टेटमेंट √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ आर हमारे पास क्या दे रखा है, आर चेक करो। आर हमारे पास ये तो दे रखा है कि √x बिलोंग्स टू आर, है ना। और एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे नोटिस करो, एक बात मुझे बताना, बहुत आराम से देखना। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कि अगर √17 रैशनल नंबर नहीं है तो इसका और इसका क्या कोई कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। समझना मेरी बात, समझना देखो, यानी पहली वाली स्टेटमेंट का दूसरी वाली स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। कैसे, देखो जरा, पहले सेकंड वाले पे फोकस करते हैं कि √x बिलोंग्स टू आर और x इज अ प्राइम नंबर। बच्चों सीधी सी बात है। अब मुझे बताना देगा, प्राइम नंबर लेते हैं, x इक्वल टू में 3 और √3 क्या होगा, आर के अंदर होगा, ऑब्वियस बात है। x इक्वल टू में 5, ये क्या होगा, √5 भी क्या होगा, आर के अंदर होगा। x इक्वल टू हमारे पास 7, ये सारे हम प्राइम नंबर ले लें। ठीक है, 7 ये भी क्या होगा, आर के अंदर होगा। x इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 11, ये भी क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर के अंदर होगा। अगर हमने x इक्वल टू 17 ले लिया, ये भी प्राइम नंबर, ये भी क्या होगा, आर के अंदर होगा। अब मुझे बता दो क्या केवल 17 का होना फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि √17 रैशनल हो इरेशनल हो, यानी √17 का रैशनल इरेशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √x हमेशा रियल नंबर होगा ही होगा अगर x आपका प्राइम नंबर है, यानी ये वाली तो ट्रू है ही है। लेकिन इसका ट्रू होना बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, क्या ऐसे कर दो पी आर, यानी आर का ट्रू होना बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा किसके, क्यू पर। यानी ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या दे रखा हमारे पास। थर्ड देखना, थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और थर्ड के जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है, जब हम प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे उसमें हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, सब कुछ मैच कराते हुए चलेंगे। क्या देखा है, पी एंड आर इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर नहीं। ठीक है, हमने फिर आपको पता, अब ये ध्यान रखना, अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने इसे ट्रू माना और राइट हैंड साइड वाली भी अगर आपका ट्रू आ जाता है, अगर दोनों साइड आपकी ट्रू आ जाती है, तब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तब ये ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी इतना समझ में आ गया, इतना रफ कर दें, रफ करना पड़ेगा बच्चों, ये समझाने के लिए था। ठीक है, दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए। अब चलो चेक करते हैं, बहुत जल्दी से, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन में। ठीक है, सिंस स्टेटमेंट पी क्या है, √17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू इज आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है ना। तो ट्रू है कि √17 क्यू के अंदर नहीं होगा। ठीक है, एंड आर स्टेटमेंट क्या थी, आर ये था हमारे पास कि √x बिलोंग्स टू आर, और x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सिर्फ आपको ऐसे वर्डिंग लिखनी है जैसे हम आपको लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ पी एंड आर, अरे हमने आपको समझाया था ना कि एंड में अगर पी भी ट्रू है आर भी ट्रू है तो पी एंड आर, ये भी क्या हुआ, पी एंड आर ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमने आपको समझा रखा है कि अगर एंड में ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ओवरऑल सारा का सारा क्या होगा, ट्रू होगा।
क्लियर है। अब सेकंड देखो हमारे पास क्या था इसके बाद, नहीं यहाँ से आपने देख लिया कि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को ट्रू प्रूव कर दिया, पहला वाला आपका ट्रू हो गया। सेकंड वाला, सेकंड साइड देखेंगे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं, ठीक है। नाउ सिंस ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, 17 इज नॉट इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, वहां पर ए और बी क्या हमारे पास था, बिलोंग्स टू जेड, और बी हमारे पास क्या था, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो दे रखा है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे देखना जरा एक बात कि 17 को, अब बच्चों अब खुद बताना, ये तो ट्रू लिखा है ना, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है ना, क्योंकि 17 को, 17 इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है कि 17 को हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। नाउ अगर हम इसका नेगेशन निकालें तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू क्या का मतलब इसका अपोजिट लिखना, अगर ये इक्वल है, सॉरी अगर ये अनइक्वल है तो इसे इक्वल लगा दो। नेगेशन ऑफ ई इज, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है हमारे पास, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आप नोटिस करना, देखो बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास ये तो था, नाउ पी एंड आर, यहाँ पे एरो था और एक क्यू था, हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया है, हमने इसको प्रूफ किया ट्रू, और इसको क्या प्रूफ कर दिया हमने, फॉल्स। क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ओवरऑल ये क्या होने वाला है, ओवरऑल ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, ओवरऑल फॉल्स होगा। आप इसे लिखोगे कैसे, वो लिखने का जरा तरीका देख लो, तो हमने अभी समझा दिया आपको। यहाँ लिखोगे, नाउ सिंस पी एंड आर इज ट्रू, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज फॉल्स, देयरफॉर, अब यहां लिख देते हैं देयरफॉर पी एंड आर implies negation q is a false statement, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ हमारे पास दिया है आर इम्प्लाइज पी। आपको अब ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना, इसकी ट्रूथ होने की वैलिडिटी वो हमें चेक करनी है। सॉल्व करें इसे। नाउ आर हमारे पास क्या दे रखा है कि रूट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स क्या, एक्स इज अ प्राइम नंबर, और अभी हमने बताया था ये ट्रू है, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, बहुत सिंपल से, अगर मान लीजिए कोई नंबर है जो रियल नंबर के अंदर है, तो हमारे रूट में, मान लीजिए अगर रूट एक्स रियल नंबर के अंदर है, तो क्या आप इसे देख कर बोल सकते हो कि रूट एक्स क्या होगा हमारे पास, इरेशनल क्यू, रूट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, कभी नहीं ना। अगर मान लीजिए कोई रूट रूट में नंबर है, ठीक है, और वो रियल नंबर के अंदर है, तो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर के अंदर ना हो। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए रूट 4 है, ठीक है, रूट 4 बिलोंग्स टू आर, रूट 4 तो रियल नंबर के अंदर होता है, यस होता है। इसका क्या मतलब है, क्या क्या रूट हमारे पास ये क्यू के अंदर नहीं होगा, गलत है, होगा। रूट 4 का आंसर क्या होता है, 2, और 2 तो क्यू के अंदर होता है। समझ गए, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ नाउ रूट एक्स बिलोंग्स टू आर डज नॉट शो या डज नॉट इम्प्लाइज, दैट इज दैट इज रूट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, या फिर रूट 17 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। जरूरी नहीं है कि अगर कोई रियल नंबर, ध्यान रखना, अगर कोई रियल नंबर
ठीक है, अगर कोई रूट एक्स हमारा रियल नंबर के अंदर होगा तो जरूरी नहीं कि वो डज नॉट बिलोंग टू क्यू भी करे। इस तरह हमने 4 के लिए चेक किया, आप किसी और नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो, 5 के लिए, 7 के लिए, किसी के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है बच्चों, एक बार ध्यान रखना, क्रैश कोर्स आप लोग जरूर करना। ठीक है, क्रैश कोर्स क्या होगा, पूरे के पूरे फुल कोर्स का एक कंबाइन होगा, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से पूरे के पूरे फुल कोर्स का बहुत ही कम टाइम में रिवीजन होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से होगी। इसलिए फुल कोर्स को जरूर करना पूरा कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, चेक वेदर, आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टेटमेंट ये दे रखी है, एक स्टेटमेंट ये दे रखी है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली हो गई, ये इफ एंड ओनली इफ के, ये राइट हैंड साइड वाली होगी। अभी हमने आपको समझाया था इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करना है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड प्रूव करना है। ठीक है, तभी ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। बताना ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव हो गया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड दोनों प्रूव हो गए, तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। करें इसे, ठीक है करते हैं इसे जल्दी से सॉल्यूशन में। गिवन आपको क्या दे रखा है, 4a, b, c बिलोंग्स टू r, और हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स डी एक्स इक्वल टू में c, इफ एंड ओनली इफ, और वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू में 2c। ठीक है, अभी समझने वाली बात है, हम आपको सिर्फ समझा लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, करें सॉल्व, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, सॉल्व करते हैं जल्दी से, बहुत इजी है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चे से थोड़ा सा ये नीचे लिखते हैं ना, हमने जरा ऊपर ये चिपका के लिख दिया, जगह कम हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए और बी एक्स आपका डी एक्स। ठीक है, और हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, सी दे रखा था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग एक इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको नहीं पता है यहाँ पर देख लीजिएगा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन, मतलब एक्स की पावर में जो नंबर होता है उसमें हम वन ऐड कर देते हैं और उसी को हम नीचे लिख देते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा है एक्स की पावर वन, है ना, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक्स की पावर वन में हम लोग वन ऐड कर देंगे और इस वन प्लस वन को हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, वही हमें यहाँ पे करना है, वन। ठीक है, टोटल मिलाकर टू हो जाएगा। कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, वन। ठीक है, यहाँ पे करो जरा, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला हमारे पास आएगा, एक्स की पावर वन है ना, यहाँ पे वन है, तो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन ऊपर टू हो जाएगा, अपन में टू, लिमिट लगा देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, ए से लेकर बी तक इक्वल टू में सी। करो इसे सॉल्व, कितना आएगा, तो करेंगे बी स्क्वायर अपॉन टू माइनस में ए स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू में सी, और जरा से सही से लिख लो। ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे, जो टू लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा सी, और ये किसके इक्वल है, इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर देयरफॉर वी प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज राइट हैंड साइड, पहला वाला हमने प्रूव कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड हमारे पास दे रखा है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और आपका इक्वल टू में टू सी, इक्वल टू में टू सी, और इसको आप लोग ऐसे करके नहीं लिख सकते, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू में सी। अरे बच्चों, ये आपका बैक जाके वही तो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई, वही करना है जो अपन बैक दे रखा है। और इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हो, इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर बी तक और आपका सी, और यानी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अरे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, नाउ वी प्रूव राइट हैंड साइड implies that left hand side, therefore अभी हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड, है ना।
और राइट हैंड साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है देयरफॉर जो हमारे पास दे रखा था इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स और डी एक्स इक्वल टू में सी, इफ एंड ओनली इफ, और हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू में टू सी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कर लोगे बच्चों इतना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या देगा, गिव एन एग्जाम्पल। आपको अपने तरफ से एक एग्जाम्पल बनाना है जिसमें दो स्टेटमेंट ए और बी दी होगी। कैसी दी होगी कि बी ए को इंप्लाइज करता है ट्रू हो, बट ए और बी आपस में इक्विवेलेंट ना हो। बहुत सिंपल है, ये वाला हमने आपको करवा दिया है। कैसे करवा दिया अभी दिखा देता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, मतलब आपको बी और ए दो स्टेटमेंट माननी है। बी और ए आपको दो स्टेटमेंट माननी है, ठीक है। हमने बी क्या मानी, एम बिलोंग्स टू जेड, और ए क्या मानी, एम बिलोंग्स टू क्यू। और यहाँ पर आप लोग सभी जानते हो, अभी हम आपको सिंपल सा करके बता देते हैं। इस स्टेटमेंट में बी जो होगा ए को इम्प्लाइज करेगा, लेकिन ए जो होगा वो बी को इम्प्लाइज नहीं करेगा। ठीक है, अभी कर देते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, हल्का सा एग्जांपल देंगे क्योंकि हमने करवा रखा आपको अभी। ठीक है, देखो जरा, बी क्या दे रखा है, इंटीजर, और ए क्या दे रखा है, रेशनल। अब ध्यान से सुनो जरा, दो एक इंटीजर, टू एक इंटीजर है, तो टू ऑब्वियसली बात है, टू हमारे पास रैशनल भी होगा। थ्री इंटीजर है, तो थ्री भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज करके किसी भी इंटीजर को एज्यूम करना, वो इंटीजर आपको रैशनल में दिख जाएगा। इसका मतलब ये तो दे रखा है कि बी, यानी बी, बी का मतलब क्या है, ये बी मतलब एम इक्वल टू कोई सा भी इंटीजर मान लो, और ए का मतलब क्या, वो इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा। यानी ये क्या है, ये ट्रू है। ये हमेशा कैसा होगा, ट्रू होगा। यानी पहली वाला ठीक है। दूसरा वाला देखो, अगर हम ये मानते हैं ए क्या है हमारे पास, ए रैशनल नंबर है। मान लीजिए हमने 3/2 माना एक रैशनल नंबर। तो अब मुझे बताओ, अगर 3/2 एक रैशनल नंबर है, क्या 3/2 जेड के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब गलत है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम कोई सा भी रैशनल नंबर माना, 7/6 माना, वो एक रैशनल नंबर है। क्या 7/6 रैशनल नंबर शो करेगा कि 7/6 भी रियल नंबर इंटीजर होगा, नहीं ना। इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या फॉल्स है, क्योंकि देखो, बी इंप्लाइज ए तो ट्रू है, ए इंप्लाइज बी इज नॉट ट्रू, नहीं फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि ए और बी आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब यही तो मैंने आपको बताया था, ए और बी आपस में इक्विवेलेंट कब होंगे, जब ए से बी प्रूव हो जाए, बी से ए प्रूव हो जाए, जो कि प्रूव नहीं हुआ। बी से ए तो प्रूव हो गया, लेकिन ए से बी प्रूव नहीं हुआ। अभी क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, E8 दे रखा है। E8 से पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सारे कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर ईच फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, यहाँ पे कई सारी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपल स्टेटमेंट P Q एंड R। हमें सबसे पहले इनमें से सिंपल स्टेटमेंट निकालनी है, दैट आर कंबाइंड टू मेक इट, जिससे मिलकर ये कंपाउंड स्टेटमेंट मिलकर बनी है। देन राइट द सिंबल यूजिंग कनेक्टिव गिव द ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है। यहाँ पे जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है, इन कंपाउंड स्टेटमेंट से सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट निकालनी है, उन्हें लिखना है और बताना है वो आपको, और बतानी है वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, उसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। सबसे पहला वाला देख लो, फर्स्ट वाली हमारे पास क्या दे रखी है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट वाले की। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन इट इज आइसोस्केल। बहुत सिंपल है बच्चों ये। इसको हमने वाला पी मान लिया, तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर हमारे पास क्यू क्या दे रखा हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल। अब बच्चों आपको ये पता होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी सभी साइड कैसी हो, आपस में इक्वल हो।
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल, उसे केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोस्फीयर ट्रायंगल किसे बोलते हैं? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। आइसो मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल। और ऑब्वियस बात है, अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी दो साइड तो इक्वल होगी ही होगी। इसका मतलब ये क्या होगा? ये ट्रू होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? P implies Q is a true statement। यानी यानी एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्रू है, तो एबीसी के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। अभी क्लियर है? अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा हमारे पास कि द रियल नंबर ए बी सी आर इंटीजर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ लगा है इफ ए बी इज अ रैशनल नंबर। देखो करते हैं सेकंड वाला कैसे, बहुत सिंपल। ए बी सेकंड में क्या दे रखा है? पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है कि ए एंड बी क्या था? इंटीजर था ना। हाँ इंटीजर, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास ये क्यू सच दैट ए इंटू बी इज अ रैशनल नंबर, यानी ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। और तो कोई कंडीशन नहीं दी है ना? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं दे दी है। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है? यहाँ पे इसने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगा रखी है। आपको चेक करना है इन दोनों के लिए। मतलब पी स्टेटमेंट दे दी है कि पी में ए और बी क्या इंटीजर है, और क्यों क्या दे रखा है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो रैशनल नंबर आएगा। और आपको चेक करना है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब ये ट्रू कब होता है? हमने आपको पहले भी बताया था, अगर पी क्यू को शो करे और क्यू पी को शो करे। अगर दोनों ही एक दूसरे को शो करते हैं तब ये पूरा का पूरा कैसा होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करें शो? चलो, बहुत सिंपल है। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? ए बी बिलोंग्स टू जेड, दो दे रखे हमारे पास। जिसे पी लगा के कर लेते हैं ना, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या दे रखा है? पी दे रखा है हमारे पास, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब आप कोई सा भी मान लो। ठीक है, कोई सा ही मान लो। मान लिया हमने टू मान लिया, थ्री मान लिया, और बिलोंग्स टू जेड, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? टू इंटू थ्री। और बी सी बात है, टू इंटू थ्री जेड के अंदर होगा, और टू इंटू थ्री क्या आएगा? सिक्स। वो भी क्या होगा हमारे पास? वो जेड में भी होगा, है ना, और वो क्यू में भी होगा। यानी पहली बात तो ट्रू हो गई ना। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू ऑल्सो क्यू। मतलब आप कोई से भी इंटीजर मानो और उसकी मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर के अंदर होगा ही होगा। अभी क्लियर इतना? पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है इसका? नाउ सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है? देखा था कि क्यू दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई सा ही मान लो, मान लीजिए टू अपॉन थ्री। ठीक है, और हमारा दे रखा है फोर अपॉन के भी थ्री मान लेते, क्या फर्क पड़ता है ना। बिलोंग्स टू क्यू। बच्चों ये तो ऑब्वियस सी बात है, टू अपॉन थ्री रैशनल है, फोर अपॉन थ्री रैशनल है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा? एट अपॉन में नाइन, और एट अपॉन नाइन क्या होता है? रैशनल होता ही होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, आप मुझे बताओ क्या टू अपॉन थ्री तो रैशनल नंबर में है? ठीक है, फोर अपॉन थ्री ये भी रैशनल नंबर में है। क्या क्या ये शो करता है कि टू अपॉन थ्री बिलोंग करेगा जेड में? फोर अपॉन थ्री बिलोंग करेगा जेड में? क्या ये शो करता है? नहीं शो करता। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ए बिलोंग्स टू जेड हो और आपका बी बिलोंग्स टू जेड हो। आगे समझ में? यानी ये क्या, ये हो गया फॉल्स। पहला वाला क्या होगा? ट्रू। दूसरा वाला क्या हो गया? फॉल्स। देयरफॉर देयरफॉर जो सेकंड वाला हमारा दे रखा है, गिवन स्टेटमेंट P if and only if Q is a false statement। false statement। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या दे रखा था? थर्ड पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर करते हैं। थर्ड दे रखा है, अ चाइल्ड इन इंडिया इन क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड इफ शी इज 5 years ओल्ड। अब बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी, देखो यहीं पर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, आपको समझ आएगा। थर्ड वाला क्या दिया हमारे पास?
इफ लगा रखा है ना, तो हम पहले इसको पहले लिखेंगे पी एक्स इज अ 5 years ओल्ड चाइल्ड इन इंडिया। और क्यू क्या है हमारे पास, एक्स इज इन क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड इन इंडिया। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो, पी इम्प्लाइज क्यू। और जो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में क्या, इंडिया में राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन क्या मतलब है कि ये क्या है हमारे पास, अगर एक्स कोई 5 साल का, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अगर एक्स कोई 5 साल का कोई चिल्ड्रन है इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है वो या तो क्लास फर्स्ट में होगा या तो वो क्लास सेकंड में होगा। यानी ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिंपल सा होता है ना, 5 साल का कोई बच्चा वो स्कूल में होगा ही होगा, या तो क्लास फर्स्ट में होगा या क्लास सेकंड में होगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, कि हर बच्चे को एजुकेशन का राइट है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट E9 देखते हैं। E9 क्या दे रखा है, बहुत सिंपल है। E9 क्या लिखा है, राइट टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू। आपको दो स्टेटमेंट पी और क्यू लिखनी है, विच पी। अब इसको समझना आराम से बच्चों, ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें आपको ना इसको नीचे नंबर से समझा देते हैं, फिर आपको वापस स्टेटमेंट पे दिखाएंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम रीड कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। रीड तो आप लोग खुद भी कर सकते हो ना, हम समझा देते हैं फिर बाद में रीड करके दिखाते हैं। ये दो चीज लिखी है। पहली चीज क्या लिखी है इसमें, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये लिखा हुआ है। अब ये लिखे होने से पहले बच्चों आपको इसका मतलब तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमने आपको पहले भी समझा रखा है। इसका मतलब क्या था कि बी के ट्रू होने के लिए क्यू का ट्रू होना जरूरी है, नेसेसरी है। अरे हमने अभी अभी हमने आपको ये दिखाया था। देखो एक मिनट अभी दिखा देते हैं। ये ये देखो, ये हमने आपको पढ़ना बताया था, ये कैसे पढ़ते हैं। ये हमने आपको पढ़ना सारा बताया था, ये कैसे पढ़ते हैं। ये सारे के सारे ये कि क्यू बीइंग इज नेसेसरी फॉर पी ट्रू। ये बैक लेक्चर को बैक जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं जहां पर हम लोग थे। कहाँ पर थे हम लोग, इस पे यहाँ पर थे। अब यहाँ से समझ लो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या इसका मतलब है, क्यू इम्प्लाई सी, मतलब कि पी ट्रू हो, इसके लिए क्यू का ट्रू होना नेसेसरी है। अरे ये तो था कि पी के ट्रू होने के लिए नेसेसरी है क्यू का ट्रू होना। कंडीशन ये तो होती है कि इस एरो के राइट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए लेफ्ट हैंड वाली स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पी बीइंग ट्रू, यानी पी के ट्रू होने के लिए नेसेसरी है कि क्यू ट्रू हो। वही से ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्या लिखा है, P being is not true sufficient for Q to be true। मतलब Q के लिए, सेकंड लिखा है, Q के लिए ट्रू होने के लिए P का ट्रू होना सफिशिएंट नहीं है। यानी इसमें क्या लिखा है, ये भी हम एग्जांपल अब करवा चुके हैं। देखो इस नॉट वाला करवाया है। इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखा है कि Q ट्रू हो, Q के ट्रू होने के लिए जरूरी नहीं है कि P भी ट्रू हो। ठीक है, इसका मतलब आपको ऐसी दो स्टेटमेंट पी और क्यू एज्यूम करनी है। ठीक है, मतलब आपको पी और क्यू ऐसी दो स्टेटमेंट आपको एज्यूम करनी है, बनानी है, जो इन दोनों ही कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। यानी अगर क्यू ट्रू हो तो पी ट्रू हो, लेकिन पी का ट्रू होना क्यू का ट्रू होना जरूरी ना हो। करें से बहुत बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, कि x+3 इक्वल टू में 9। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या लिख दी, हमने यहाँ पे लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करके मुझे बताना बहुत आराम से, ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई, ये स्टेटमेंट सेकंड हो गई। मुझे बताओ
कि स्टेटमेंट पी जो स्टेटमेंट दे रखी है, पी जो स्टेटमेंट दे रखी है x+3 इक्वल टू 9, ये ट्रू कब होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। यानी कि क्यू स्टेटमेंट यानी x इक्वल टू 6। अभी समझ आ गया? यानी p स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी जब x की वैल्यू 6 होगी। पहला वाला ठीक है। यानी p के ट्रू होने के लिए q की जो वैल्यू होगी, यानी q जो स्टेटमेंट x इक्वल टू 6 का होना जरूरी है। पहला ठीक है। अब दूसरी बात चेक कर लो, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, q क्या दे रखा है? अभी सेकंड चेक करो, यहाँ पे q में दे रखा है यानी x इक्वल टू 6 दे रखा है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 6 हो, इसके लिए x+3 इक्वल टू 9 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी x इक्वल टू 6 तो है ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि p इक्वल टू x+3, p इक्वल टू x+3 9 लिखो, 8 लिखो, 6 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ट्रू स्टेटमेंट में x इक्वल टू 6 होने के लिए p कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये प्रूव हो गया। यानी q के लिए ट्रू होने के लिए p कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। एग्जाम्पल E9। ठीक है। अब हम करते हैं E8। E8 क्या दे रखा है? गिव द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ A implies B एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द बोथ इम्प्लीफिकेशन। और A आपका दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे B नहीं दिया है। 1 मिनट बच्चों, हम चेक कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करवाते हैं आपको, ठीक है। हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, हमने इनकम्प्लीट यहाँ पे टाइप किया था। तो एग्जाम्पल 8 क्या दे रखा है? गिव द contrapositive ऑफ A implies B एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द बोथ इम्प्लीफिकेशन। ठीक है। ए आपका क्या दे रखा है? ये आपका दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है R2R इज मोनोटोन और इंटरवल A कॉमा B। और B आपका एक इंटीग्रेशन दे रखा है फंक्शन f का, A टू B एग्जिस्ट करेगा। और वो फंक्शन कैसा है? F(R2R A कॉमा B बिलोंग्स टू R। करना कैसे है? ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपको भी करके दिखा देते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स यूज होंगे, ठीक है, परेशान मत होना। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, लेकिन जैसे आप अपना कोर्स पूरा करोगे ना, और एक बार भी रिवीजन कर लोगे, 2 बार रिवीजन कर लोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सॉल्व करें इसे। यहाँ पे आपको क्या गिवन दे रखा है? सबसे पहले ए एक स्टेटमेंट दे रखी है, F(R2R इज मोनोटोनिक ऑन A कॉमा B। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है? इंटीग्रेशन ऑफ A टू B f ऑफ dt एग्जिस्ट वेयर। एग्जाम में आता था, एग्जाम में आपको सब पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये पहली स्टेटमेंट हो गई और ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और अब आप लोग सब जानते हो ये कैलकुलस बेसिक है, हम फिर बोल रहे हैं अब आपको कैलकुलस आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, इंटीग्रेशन आपको अच्छा पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान से सुनना, हम मानते हैं कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उस फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि देयरफॉर देयरफॉर ए इंप्लाइज बी इज ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पे ये करके नहीं दिखा सकते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं आपके, ठीक है, पूरा। देयरफॉर ए इंप्लाइज बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब सर क्या बताना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये भी हम आपको बता चुके हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ बी इंप्लाइज दैट नेगेशन ऑफ ए। तो नेगेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो जरा जल्दी से। नेगेशन ऑफ ए यहाँ लिख देंगे हम लोग अभी, और नेगेशन ऑफ बी ये भी यहाँ लिख देंगे। नेगेशन ऑफ, सॉरी, ई हमारे पास क्या था? ए था हमारे पास कि एफ इज मोनोटोन, यहाँ पे लिख दोगे एफ इज नॉट मोनोटोन। सिंपल सा है, एफ आर टू आर इज नॉट मोनोटोन। नेगेशन मतलब उसका उल्टा बनाना, मोनोटोनिक।
एक सेकेंड बच्चों। मोनोटोनिक ऑन ए टू बी, नेगेटिव हो गया ना, नेगेशन मतलब नेगेटिव कर देना। और बी क्या होगा, बी हमारे पास क्या था, एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ क्या लिख दो, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और भी कुछ लिखा इसमें, वेयर एफ, वेयर एफ आर टू आर और ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हमारे पास, देयर फोर इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई10, ई10 क्या दे रखा हमारे पास, राइट डाउन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ गिवन स्टेटमेंट ई7, ऑल्सो गिव द ट्रूथ वैल्यू। ई7 में जितनी भी स्टेटमेंट दी है सबका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। ई7 में क्या दिया है देख लेते हैं अभी, क्या दिया था हमारे पास ई7। एग्जाम्पल 7 है, ई7 क्या था हमारे पास, ओके, ये था बच्चों। और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है ना, आपको हर एक स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिट यानी इसका नेगेशन लिखना है। ठीक है, ये वाला हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। इसका एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है ना। इसका नेगेशन क्या होगा, अभी तुमने नेगेशन है, नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन ये होगा, इसका नेगेशन हो गया नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज, और आपका नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब सेकंड वाले का नेगेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, देखो आपको आना चाहिए। ठीक है, इस वाले का नेगेशन क्या होगा, इस वाले का नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन ये होगा नेगेशन ऑफ आर। नेगेशन वाला टॉपिक दे रहे ना हमने करवा रखा, ये होगा इसका नेगेशन। और इसकी ट्रूथ वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, जैसे आपने ई7 में इन सबकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड की, वैसे आपको प्रैक्टिस करके ये आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो समझो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, और इसका नेगेशन देख लो, थर्ड वाले का नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन देखो, इसका नेगेशन क्या होगा, फिर ऑब्वियस बात है नेगेशन यही तो होता था कि इसका नेगेटिव करो, नेगेशन का क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, और इसका नेगेशन लगा दो पी एंड आर। अरे बच्चों, नेगेशन का मतलब यही तो था कि राइट हैंड साइड वाले में जो भी दिया उसका नेगेशन कर दो, तो नेगेशन क्यू का नेगेशन करेंगे तो क्यू आ जाएगा। अगेन पी एंड आर का नेगेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आर नेगेशन पी करेंगे तो इसका क्या हमारे पास आएगा, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज दैट, और नेगेशन ऑफ आर। अब बहुत सिंपल है, अगर आपने पहले की और प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में ये जरूर करवाएंगे। ठीक है, जब क्रैश कोर्स होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ना, हम सब करवाएंगे, हम उसके परेशानी बिल्कुल भी आप मत होना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े, अब आगे करते हैं नेक्स्ट। ये हम सब कर चुके हैं। ये हमारा हो गया। अभी कितने क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा ना हमारा ई11 करके। तो इसको आप लोग पहले समझ जाओ, इसमें आगे कहा क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, गिवन क्या क्या वो देख लो जरा आराम से। गिवन दिया है हमारे पास, पहली स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है एफ आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। ठीक है, ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है, एफ आर टू आर हैज लोकल एक्सट्रीम एट एक्स इक्वल टू में माइनस में पाई अपॉन टू। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है। और हमारे पास पूछा क्या है, हमारे पास दे रखा है P इंप्लाइज Q। अब बोल रखा है कि इसका आपको दो चीज बतानी है, एक तो आपको इसका कन्वर्स बताना है, ठीक है, दूसरा आपको इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। ट्रूथ वैल्यू तो इन्होंने नहीं पूछी है, ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछी, केवल इसका
देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है P इम्प्लाइज Q का, और P हमारा ये दे रखा है और Q हमारा ये दे रखा है। बहुत सिंपल है ये भी। देखो कन्वर्स क्या होता है, सबसे पहले बात हम करते हैं कन्वर्स की। कन्वर्स क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास ये दे रखा है P इम्प्लाइज Q, तो इसका जो कन्वर्स होगा, इसका कन्वर्स ये होता है Q इम्प्लाइज P। ठीक है, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, अगर मान लो ये स्टेटमेंट देखिए P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, बहुत सिंपल है, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज आपका नेगेशन ऑफ P। कर लोगे, तो पहले हम कन्वर्स का कर देते हैं, फिर आपका नेगेशन का कॉन्ट्रापोजिटिव कर देते, बहुत सिंपल सा है। इसको थोड़ा स्टेटमेंट करके लिख देते हैं, ठीक है। द कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P such that, क्या दे रखा such that में, if F has a local extreme at x equal to minus pi by 2, then f of x, इसे यहां लिख देते हैं, जगह कम हो रही है इधर थोड़ी सी, then f of x इक्वल टू में साइन एक्स, ये हो गया इसका कन्वर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका काउंटर पॉजिटिव कर देते हैं। द काउंटर पॉजिटिव ऑफ P implies Q is negation of Q implies negation of P, इसको आगे लिख लेना, क्या होगा, सच दैट, थोड़ी जगह कम है बच्चों, यहाँ भी लिख लेना है, सच दैट इफ F has not a local extremum at x is x equal to minus pi by 2, then f of x is not equal to sin x। अरे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन ही तो होता है, नेगेटिव करना है, तो हमने लोकल को नॉट लगा दिया और इज इक्वल टू को साइन एक्स को इज नॉट इक्वल टू कर दिया। देखो यहाँ पे कहता है हैज लोकल इक्वल साइन एक्स, हैज नॉट लोकल और इज नॉट लॉजिकल, बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 5 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, और उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पढ़ा है, आपकी बुक के सारी थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे सारे हर एक लेक्चर में करने वाले हैं। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, इस फुल कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, दोनों का पीडीएफ फॉर्म मिलेगा आपको। आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो भी आपको समझाया जाएगा। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, आपका एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसकी लास्ट टाइम में भी आपकी तैयारी और आपका फुल रिविजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लॉजिकल क्वांटिफायर के साथ।